मुझे गोरी, लंबी, छरहरी, काली आंखों वाली और घने बालों वाली नेहा बहुत अच्छी लगती थी। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही पढ़ाई में तेज भी। कॉलेज के बाद वो अक्सर मेरे पास आ जाती और किसी न किसी विषय पर बहस छेड़ देती। नेहा से मेरी पहली मुलाकात मैसूर में हुई थी। उन दिनों मैं अपने पति नीरज के साथ उनके ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए मैसूर आई थी। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और उनके बीच बसी वो छोटी सी कॉलोनी। यूं तो दूसरे परिवार भी थे वहां पर नेहा के परिवार से कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। वो हमारी ही तरह ब्राह्मण थे और लखनऊ के मूल निवासी भी। रीति रिवाज और बोलचाल में समानता होने की वजह से कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई और हम हर दिन मिलने लगे। नेहा की माँ भी एक पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई महिला थी। 2 बहुओं की सास और 4 पोते पोतियों की दादी होने के बाद भी उनके व्यवहार में बचपना ही झलकता था। उम्र में वो मुझसे काफ़ी बड़ी थी, फिर भी उनका साथ मुझे अच्छा लगता था। एक शाम मैं उनके घर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रही हों। मुझे पास बिठाकर बोली, मानसी, नेहा तेरी हर बात मानती है, तू ही इसे समझा। ब्याह की बात करो तो रोना धोना शुरू हो जाता है इसका। मुझे ब्याह नहीं करना है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे वो रो कर आई हो। क्यों? ब्याह तो सभी लड़कियां करती हैं। जवानी की दहलीज पर खड़ी सुनहरे रुपहले सपनों को देखने की उम्र में नेहा का ऐसा कहना मुझे अचरज में डाल गया। कब तक बिठाकर रखूंगी तुझे? जब तक माँ बाप हैं तब तक ठीक, उसके बाद भाई भौजाई नहीं पूछेंगे। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करके अपनी देखभाल खुद कर लूँगी। औरत को जीने के लिए किसी का तो सहारा चाहिए। ब्याह, परिवार और बच्चे, इन्हीं सब में उलझकर तो औरत का जीवन सार्थक बनता है। और अगर ब्याह के बाद भी यही अकेलापन आया तो? नेहा के शब्दों में छिपी निराशा देखकर मेरा मन बेचैन हो उठा। शायद हर दिन तलाक, टूटन और बिखराव की खबरें पढ़ते पढ़ते उसने सफल सुखद वैवाहिक जीवन की उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने मजबूत स्वर में कहा तो वो मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने नेहा की माँ से कहा, नेहा के लिए मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेहा की माँ ने अति उत्साह से मेरी बात बीच में ही काट दी। मैंने आगे कहा, मैं अपने भाई अविनाश के लिए नेहा का हाथ आपसे मांग रही हूँ। वहाँ आपकी नेहा को बहू नहीं, बेटी का प्यार मिलेगा। किसी विशेष परिचय के मोहताज नहीं थे मेरे अविनाश भैया। दिल्ली आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने लंदन से एमबीए किया था। मुझे याद है जब मेरी शादी नहीं हुई थी। भारत लौटकर जब से उन्होंने पापा की फैक्ट्री संभाली, मेरे मन में भाभी की इच्छा प्रबल हो उठी थी। जब भी मैं माँ से भैया के ब्याह की बात करती तो वो हंसकर टाल जाती और कहती, पहले तुझे ब्याहेंगे, फिर बहू आएगी इस घर में। मैंने तुनक कर कहा था, कुछ दिन तो मैं भी भाभी के साथ हंस बोल लूँ। दूर थोड़े ही भेजेंगे तुझे, इसी शहर में ब्याहेंगे। जब मर्जी हो चली आना और भाभी के साथ रहकर हंस बोल लेना। माँ हंसते हुए बोली थी। धूमधाम से ब्याह दी गई थी मैं, लखनऊ में ही। मेरे पति नीरज सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। माँ से अक्सर फोन पर बात होती रहती थी। मेरा जब जी चाहता नीरज मुझे मम्मी पापा से मिलवाने ले जाते। माँ मेरी पसंद के पकवान पकाती, लाड़ जताती। भैया और पापा मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहते। मेरा मन खुशियों से भरा रहता था, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल पाया ये सब। 2 महीने बाद ही नीरज को मैसूर का प्रोजेक्ट मिला और हम दोनों यहाँ चले आए। नेहा की माँ के हाँ कहते ही मैंने लखनऊ फ़ोन मिलाकर माँ से बात की। नेहा के बारे में सारी जानकारी देकर मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माँ, लड़की स्वभाव से सुशील और सुंदर है और सबसे बड़ी बात, वो एमबीए भी है। भैया और पापा को बिजनेस में भी मदद करेगी। बेटा, इतनी पढ़ी लिखी लड़की हमारे यहाँ तालमेल बैठा पाएगी? माँ को चिंता ने घेर लिया था। आप नहीं जानती नेहा का स्वभाव, वो बेहद सरल और सादगी पसंद है माँ। हमारे परिवार के लिए सुशील बहू और भैया के लिए आदर्श पत्नी साबित होगी वो। उनके और हमारे परिवार के वातावरण में कोई खास अंतर थोड़े ही है। बेटा, शादी के बारे में पूरे परिवार का लेखा जोखा लिया जाता है, माँ ने कहा था। माँ, नेहा के पापा कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
पिछले 20 सालों से मैसूर में हैं। अगले साल रिटायर होने वाले हैं। 2 बेटे 2 बहुएं, बच्चे सब मैसूर में ही हैं। 500 गज की कोठी है उनकी। माँ इस जानकारी से संतुष्ट हो गईं। स्मार्टफोन के इस युग में फोटो का आदान प्रदान भी कुछ ही घंटों में हो गया था। जल्दी ही सबने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं नीरज के साथ वापस लखनऊ आ गई। मम्मी पापा का विश्वास देखते ही बनता था। बार बार कहते, हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है। भैया की शादी का एक एक दिन जैसे एक एक युग के समान लग रहा था कि कब वो दिन आए और मम्मी पापा बहू का मुंह देखे। नेहा के नाम से ही भैया की आंखों में चमक उभर आती। बार बार कहते, जाओ बाजार से खरीदारी करके आओ। नेहा के गोरे रंग पर क्या फबेगा ये सोचकर साड़ियाँ ली जाती। हीरे मोती के सेट लेते हुए मुझे भी कीमती साड़ी और जड़ाऊ सेट पापा ने दिलवाया था। शादी से ठीक 1 महीने पहले भारद्वाज परिवार ने लखनऊ पहुंचने की सूचना दे दी। शादी यहीं लखनऊ से ही करने वाले थे। हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले माँ का फोन आया। बोली, मैं अपनी बहू को पहचानूंगी कैसे? माँ, हवाई जहाज में जो सबसे सुंदर लड़की उतरेगी समझ लेना वही तुम्हारी बहू है। मैंने हंसते हुए कहा था। नेहा और उसके परिवारजनों से मिलकर माँ धन्य हो उठी थी। ब्याह की काफ़ी तैयारियां तो पहले ही हो चुकी थी। रही सही कसर नेहा के परिजनों से मिलकर पूरी हो गई। घर लौटकर मैंने भैया को टटोला था। कैसी लगी हमारी नेहा? भैया शांत भाव से मुस्कुरा दिए तो हम सब संतुष्ट हो गए। ब्याह धूमधाम से हुआ। भारद्वाज दंपत्ति ने बारात का स्वागत और दान दहेज देने में कोई कसर नहीं रखी। हीरे मोती कुंदन के सेट, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन और ढेर सारा फर्नीचर देकर उन्होंने पूरा घर भर दिया था। मम्मी पापा के साथ पूरी हुई। मुझे प्यारी सी भाभी मिली और भैया को ढेर सारा प्यार करने वाली पत्नी। शादी के अगले दिन ही नया जोड़ा हनीमून के लिए रवाना हो गया और माँ बिखरा घर समेटने में जुट गई। मैं भी माँ की मदद के लिए कुछ दिन वहीं रुक गई थी। पूरा घर ठीक ठाक करने के बाद माँ जैसे ही निश्चिंत हुई तो दरवाजे की घंटी बजी। पापा घर पर ही थे। दरवाज़ा नीरज ने ही खोला था। दरवाजे पर भैया थे। पीछे नेहा खड़ी थी। नए ब्याहे जोड़े को यूं अचानक वापस आया देखकर हम सभी हैरान रह गए थे। कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया, ये सोचकर माँ चिंतित हो उठी। नेहा कमरे में अपना बैग खोलने में बिजी हो गई और भैया हमारे पास ही टेबल पर बैठ गए। माँ ने चिंतित स्वर में भैया से पूछा, यूं अचानक कैसे लौट आए? तुम लोग तो 15 दिन बाद आने वाले थे ना? माँ, नेहा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सिर दर्द और उल्टियाँ शुरू हो गई, इसीलिए वापस लौटना पड़ा। सफ़र में अक्सर उल्टियाँ हो जाती हैं। यही सोचकर माँ ने कहा, तो किसी डॉक्टर से मशवरा लेकर दवा दिलवा देते। कहा था मैंने, पर नेहा नहीं मानी। बोली घर चलना है। भैया अब भी चिंतित थे। हमेशा हंसने खिलखिलाने वाली नेहा का चेहरा बेहद फीका और बेजान सा दिखा था उस पल। चलो कोई बात नहीं, अगली बार किसी और जगह हुआ ना, कह कर माँ ने बात वहीं खत्म कर दी। यूं घर के काम करने के लिए नौकर चाकर थे, पर रसोई का काम माँ ही संभालती थी। नेहा ने अगले दिन से ही उन्हें रसोई के काम से छुट्टी दे दी। सबकी पसंद का खाना पकाने और खिलाने में उसे कुछ खास ही खुशी महसूस होती थी। कोई भी काम अपने हाथ में लेकर जब तक दौड़ भागकर पूरी ईमानदारी से पूरा नहीं कर देती, उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन माँ नेहा को अपने पास बुलाकर बोली, तुमने MBA किया है, यूं घर गृहस्थी के कामों में उलझकर तो तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। तुम्हें घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहिए। पर घर का कामकाज? नेहा माँ के इस अचानक आए प्रस्ताव से घबरा गई थी। वो तो पहले भी होता था बेटा, और आगे भी होता रहेगा। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो। माँ की मुस्कुराहट और विश्वास उसे धीरे से सहला गया था। अगले ही दिन पापा और भैया के साथ जाकर फैक्ट्री का काम उसने अपने जिम्मे ले लिया था। पूरी तरह से मन लगाकर काम करने लगी थी नेहा। इसका परिणाम ये हुआ कि मुनाफे में बहुत बढ़ोतरी हुई। हर किसी की तारीफ का पात्र बनकर नेहा कभी कभी खुशी के उन लम्हों में भी उदास हो जाती। उसकी यूं असमय की चुप्पी का कारण कई बार हमने जानने की कोशिश की, पर वो कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। कुछ ही दिन बीते थे, उसे फिर से भयानक दर्द हुआ। इस बार दर्द इतना ज्यादा था कि उसका चेहरा काला पड़ गया था, होठ टेढ़े हो गए थे। पापा और माँ सोच रहे थे कि उसकी ये हालत
तनाव की वजह से है, पर मैं उसकी सेहत को लेकर बेहद चिंतित थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा इस घर में खुश नहीं। नेहा का ब्याह मैंने ही करवाया था। अगर उसे किसी बात की परेशानी है तो उसका समाधान भी मैं ही करूंगी। यही सोचकर मैं उसके कमरे में चली गई। नेहा आराम कुर्सी पर बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने पूछा, नेहा कहाँ खोई हो, कुछ कहोगी नहीं? मेरे अंदर एक हलचल सी मची हुई थी। वो आंखें नीचे किए फर्श को निहार रही थी। तुम्हें सिरदर्द क्यों हो रहा है? किसी चीज की कमी है यहाँ, या तुम किसी बात से परेशान हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरे प्यार भरे शब्दों का आश्वासन पाते ही उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। ये सिरदर्द नया नहीं, पुराना है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है। क्या? ब्रेन ट्यूमर? मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। तुम्हारी मम्मी ये सब जानती थी? मैंने अवाक शब्दों में पूछा। हाँ, उन दिनों मैं एमबीए फाइनल में थी जब मुझे पहली बार सिरदर्द उठा। माँ ने मुझे पेन किलर दी और फिर रोज बादाम का दूध देने लगी। सभी सोच रहे थे कि ये सिरदर्द कमजोरी और टेंशन की वजह से है। मेरी आंखों का भी टेस्ट हुआ, सब कुछ नॉर्मल निकला। उसके बाद जब दर्द फिर हुआ तो पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। बहुत सारे टेस्ट करवाए गए, तब पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, जिसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। एक दिन पापा ने एक मशहूर डॉक्टर से मेरे ऑपरेशन की बात की, अपॉइंटमेंट भी ले लिया, पर माँ नहीं मानी। बोली, शादी लायक बेटी के दिमाग की चीरफाड़ करवाएंगे, नेहा को कुछ हो गया तो रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर पापा जी बोले थे, तुम्हें इसके रिश्ते की चिंता है, मैं तो उसकी सेहत को लेकर परेशान हूँ। इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नेहा की बीमारी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल गया। पापा एकदम चुप से हो गए। भैया गंभीरता का मुखौटा ओढ़े कभी अपनी पत्नी को निहारते और कभी हम सबको। अपनी जीवन संगिनी को इस रूप में देखकर उनके सारे सपनों पर जैसे पानी फिर गया था। ये सुनकर माँ गश खाकर गिर पड़ी थीं। भैया दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए। पूरी जांच के बाद पता चला कि उन्हें हल्का हार्ट अटैक हुआ है। अचानक बीपी इतना बढ़ गया कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। जब माँ की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैं घर लौट आई। घर आकर मैं इतना रोई कि शायद दीवारें भी पसीज गई होंगी। मैं सोच रही थी, कितने खुश और सुखी थे मेरे पीहर के लोग, मगर अब मेरे भाई का जीवन अंधकार से भर गया है। अब तो पूरे परिवार का जीवन ही दुख से भर गया है। मूक दर्शक सी बनी परिवार की खुशियां लुटते देख रही थी मैं। अपने भाई की खुशियों को आग में जलता देखकर कौन सी बहन का दिल रो नहीं पड़ेगा। नेहा की बीमारी का एक ही इलाज था, ऑपरेशन। सफल हुआ तो ठीक, नहीं तो नेहा अपंग भी हो सकती थी। फिर मेरे भैया उस अपंग पत्नी के साथ कैसे जिएंगे? उम्र भर नेहा की सेवा में ही जुटे रहेंगे। अब क्या माँ के दिन है सेवा करने के? पर जो कुछ भी था उस सब के लिए मैं खुद को दोषी मान रही थी। पहली बार मेरे मन के एक चोर कोने में विचार आया, अगर इन सब हालातों से नेहा को ही हटा दिया जाए तो सब सही हो जाएगा। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पर तलाक ले लेते हैं और दूसरा ब्याह भी कर लेते हैं। अगर भैया भी ऐसा ही करें तो? उस दिन मैं माँ के कमरे में न जाकर सीधे भैया के कमरे में चली गई थी। भैया कमरे में चुपचाप बैठे थे। नेहा माँ को जूस पिला रही थी। दोनों को अनदेखा करके मैं भैया के पास जाकर तीखे स्वर में बोली, क्या आप गलत गाड़ी में सिर्फ इसलिए सवार रहेंगे कि पहले आप गलती से उसमें चढ़ गए थे और अब सामान समेटने और नया टिकट कटवाने के झंझट से डर रहे हैं? भैया शायद मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाए थे। मैंने दोबारा कहा, अब भी वक्त है भैया, नेहा से तलाक ले लीजिए और दोबारा शादी कर लीजिए। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही, फिर मैं ही आगे बोली, भैया विश्वास कीजिए, नेहा की माँ के छल को मैं समझ नहीं पाई, वरना वो कभी मेरी भाभी नहीं बनती। कारण जाने बिना तुम भी परिणाम तक पहुंच गई। ये कहते हुए भैया फीकी सी हंसी हंस दिए। नेहा बहुत अच्छी है। सच बात तो ये है कि वो तो शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर माँ के आगे उसकी एक नहीं चली। वो तो शादी से पहले ही तुम्हें और हमें सब कुछ बता देना चाहती थी, पर उसके माँ पापा ने ऐसा नहीं करने दिया। झूठ की बुनियाद पर क्या मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है? मेरा मन अब भी अशांत था।
झूठ उसने नहीं, उसके माँ पापा ने बोला था। वैसे उनकी सोच भी गलत कहाँ थी। हर माँ की तरह उसकी माँ के मन में भी अपनी बेटी को सुखी गृहस्थ जीवन देने की कामना रही होगी। तुम्हारी शादी के समय माँ भी कितनी चिंतित थी। भैया फिर बोले, नेहा की माँ के मन की हालत भी कुछ वैसी ही रही होगी। मानसी, कितना अजीब है हमारे समाज का चलन। बेटी की इच्छा अनिच्छा जाने बिना ब्याह की चिंता शुरू हो जाती है। ज्यादातर शादियां लड़की की मर्जी के बिना होती हैं। नेहा ने भी विरोध किया था, पर उसकी एक नहीं चली। और अब नेहा मेरी पत्नी है, उसका हर सुख दुख मेरा है। मैं ये देखकर हैरान थी कि किस तरह जोड़ लिया था मेरे परिवार ने अपनी बहू को अपने साथ। बहू नहीं, बेटी थी वो उस घर की। घर का कोई भी काम, कोई भी सलाह उसके बिना अधूरी थी। लेकिन इतना सब देने के बाद मेरे परिवार को बदले में क्या मिला? तीमारदारी। मैंने कई बार नेहा को अपमानित करने के लिए माँ से कहा भी था। बहुएं दान दहेज के साथ डिग्रियां लाती हैं, लेकिन तुम्हारी बहू तो अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट, एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट से भरी फाइलें लाई है। ये सुनते ही माँ नेहा का पक्ष लेते हुए कहती, संस्कारों की अनमोल धरोहर भी तो लाई है अपने साथ। जाहिर था नेहा के प्रति मेरे द्वारा कहे गए कड़वे शब्दों से उन्हें बहुत दुख होता था, पर मैं भी क्या करती। मेरा मन था कि लाख कोशिशों के बाद भी ये भूल नहीं पा रहा था कि नेहा और उसके परिवार ने हमारे साथ छल किया है। उस दिन के बाद मैंने उस घर की चौखट पर कदम नहीं रखा। नीरज ने कई बार मुझे समझाया, रिश्ते संयोग से बनते हैं। तुम्हारे भैया की शादी नेहा के साथ ही होने लिखी थी। इस बारे में बेकार की चिंता करने से क्या फायदा? जरा सोचो, यही बीमारी उसे शादी के बाद होती तब क्या करती? और फिर ये बीमारी ठीक होने लायक ना हो ऐसा भी नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं चिढ़कर जवाब देती, तब की बात और होती। देखभाल कर भी कोई मक्खी निकलता है क्या? माँ अक्सर फोन पर नेहा की तबीयत के बारे में बताती रहती। एक दिन बोली, कल नेहा फिर बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत देखकर घबराहट होती है। डॉक्टरों ने जल्द ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। भेज दो उसे उसके मायके। जिस तरह उन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला है, तुम भी चालाकी से काम लो। गुस्से से मेरी कनपटियां लाल हो गईं। बेटा, उन्होंने तो हवाई जहाज की टिकटें भेजी हैं, पर नेहा खुद ही नहीं जाना चाहती। सच पूछो तो मेरा भी मोह पड़ गया है इस बच्ची से। माँ ने कहा। तो करती रहो सेवा। हर बार की तरह माँ फिर चुप रह गई। उन्हें कुछ कहने का मौका ही कब देती थी मैं। मुझे बार बार अपने मम्मी पापा और भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस नए युग में एक बीमार बहू के प्रति इतना अपनापन और बड़ा दिल दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरे मन के भावों से बेखबर नीरज ने मुझे बताया, मानसी, कल नेहा को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। एक बहुत बड़े डॉक्टर अस्पताल आ रहे हैं, वो ही ऑपरेशन करेंगे। मैंने एक बार भी पलटकर नेहा का हाल नहीं पूछा, बल्कि पीहर फोन ही नहीं किया। नेहा के प्रति मेरे मन में छिपा गुस्सा नीरज अब बखूबी पहचान रहे थे। एक दिन बुरी तरह से झल्लाए मुझ पर। हद होती है तुम्हारे रूखे व्यवहार की। एक इंसान जीवन मरण के बीच झूल रहा है और तुम्हारी सोच इतनी ओछी है कि तुम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। नीरज का मन रखने के लिए मैं एक बार अस्पताल हो आई थी। नाक में ऑक्सीजन, मुंह में नली, एक बाह में ग्लूकोज, दूसरी बाह में दवाओं की नलिकाएं लगी हुई थीं। अपनी बहू के लिए मेरी माँ की सेवा, पापा का दुलार और भैया का प्यार और अपनापन देखते ही बनता था। एक पल के लिए मुझे नेहा पर तरस भी आया, पर अगले ही पल वो भाव नफरत में बदल गया। मैं ईश्वर से मनाने लगी, कितना अच्छा हो अगर नेहा की ऑपरेशन टेबल पर ही मौत हो जाए। कम से कम भैया को तो छुटकारा मिलेगा इस बीमार पत्नी से। पर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में नेहा बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो भैया के साथ कार में बैठकर ऑफिस भी जाने लगी थी। इससे पापा को अब काफ़ी आराम मिलने लगा। अब वो फैक्ट्री में कम ही जाते थे। भैया बाहर ऑर्डर लेने जाते तो नेहा घर और फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह संभाल लेती थी। माँ अब थोड़ी बीमार रहने लगी थी। बहू से कई बार उन्होंने कहा भी कि अपने पीहर घूमाओ, पर वो हर बार यही कहती, आप अच्छी तरह से ठीक हो जाएं तभी जाऊंगी। एक सुबह नेहा और भैया मेरे घर आए। मेरी बिटिया को तेज बुखार था। डॉक्टर ने टाइफाइड बताया था। मैं पूरी रात जागकर उसके माथे पर बर्फ की पट्टियां रखती रही थी।
एक और बिटिया की तबीयत को लेकर मैं बुरी तरह टेंशन में थी, दूसरी ओर थकान की वजह से मेरा बुरा हाल था। नेहा ने रसोई में जाकर पूरा नाश्ता तैयार किया। फिर दोपहर की दाल सब्जी तैयार कर हमारे पास आकर बैठी तो नीरज दफ्तर की कुछ उलझनें लेकर बैठ गए। नेहा चुपचाप सुनती रही। फिर भैया के साथ मिलकर उसने बहुत मशवरे दिए। उसके सुझावों से नीरज को काफ़ी फायदा हुआ। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, पर मैंने अपने मायके में जाना तो दूर, फ़ोन करना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। उधर माँ की सेहत कुछ दिनों से गिरती जा रही थी। बैठे बैठे उनकी सांस फूलने लगती, थकावट महसूस होती, छाती में दर्द उठता। मुझे ये खबरें नीरज से मिलती रहती थीं। वो अक्सर मम्मी पापा से मिलने मेरे घर जाया करते थे। उस दिन रविवार था। नीरज समय से पहले ही तैयार हो गए। कहीं बाहर जा रहे हो? नाश्ते की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने रूखे स्वर में जवाब दिया। फिर किचन में जाकर उन्होंने दूध गर्म करके थर्मस में उड़ेला और 4 डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाकर पैक करने लगे। मैंने अपना प्रश्न फिर दोहराया। कहीं जा रहे हो? हाँ, हॉस्पिटल। क्यों? अब कौन बीमार है? कहीं नेहा फिर तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच गई? मेरे स्वर में कड़वाहट झलक रही थी। तुम इतनी पत्थर दिल हो, मैं नहीं जानता था। नीरज के ऐसा कहने पर मैं अवाक उनका चेहरा देखने लगी। कम से कम इंसानियत के नाते ही माँ का हाल पूछ लेती। नीरज गुस्से में बोल रहे थे। क्या हुआ माँ को? मैं पूरी तरह से चौंक उठी। 2 दिन से हॉस्पिटल में हैं। क्या तुम जानते थे? हाँ। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसी पत्थर दिल औरत कभी पसीज ही नहीं सकती। एक इंसान अगर बुरा है तो बुरा है, अच्छा तो वो हो ही नहीं सकता ना। एक सोच पाल ली तुमने नेहा के खिलाफ, और इतनी दुश्मनी पाल ली कि मायके से नाता ही तोड़ लिया। कम से कम बूढ़े माता पिता की खबर तो ली होती। जानती हो, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें खून की ज़रूरत थी। वो खून नेहा ने दिया है। नेहा की हालत चिंताजनक बता रहे हैं डॉक्टर। इतना कहकर नीरज बाहर निकल गए। कितना गिरा हुआ समझ रही थी मैं खुद को उस पल। बीमार, कमज़ोर, पराए घर की बेटी माँ की सेवा करती रही, स्नेह बरसाती रही, और मैं उनकी अपनी बेटी बेखबर बैठी रही। आज अपने खून का एक कतरा देकर भी माँ की जान बचा सकूं तो मैं खुद को धन्य समझूंगी। ये सोचती हुई मैं अस्पताल पहुंची। बाहर कॉरिडोर में भैया और पापा खड़े थे। नीरज डॉक्टरों से बात कर रहे थे। मुझे देखते ही भैया की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ कैसी हैं? मैंने उन्हें धीरज बंधाकर अपनेपन से पूछा। अब खतरे से बाहर हैं, पर अभी उनसे मिल नहीं सकते। और नेहा? पहली बार मुझे नेहा के प्रति चिंतित देखकर सभी के चेहरों पर ताज्जुब मगर संतुष्टि के भाव दिखने लगे। ब्लड प्रेशर गिर गया है, बेहोश है अभी। पापा अब भी चिंतित थे। उसे क्यों खून देने दिया? ब्लड बैंक से ले लेते। कहा तो था, पर नेहा नहीं मानी। बोली जब उसका खून मैच कर रहा है तो ब्लड बैंक से खून लेकर बीमारियों का खतरा क्यों मोल लिया जाए। पापा ने मुझे बताया। भैया निढाल से बेंच पर बैठे थे। मैं देख रही थी। इन लोगों का नेहा के साथ बंधन अटूट है। वो वास्तव में इस घर की बहू नहीं, बेटी है। मेरा मन अब उसके प्रति हमदर्दी से भर गया। उसी समय डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, नेहा अब ठीक है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर सुकून के भाव उभर आए। अगर नेहा को कुछ हो जाता तो कोई भी खुद को माफ नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा मैं खुद को दोषी समझती। भागकर मैं नेहा के बिस्तर पर पहुंच गई और उसके माथे पर चुंबनों की बौछार लगा दी। सभी हैरानी से मुझे देख रहे थे। शायद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे दिल के इर्द गिर्द उगा खरपतवार यूं एकाएक कैसे छट गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं बोली, नेहा, तुमने माँ को जीवन दान दिया है। नहीं दीदी, जीवन दान तो आप सबने मुझे दिया है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से ढुलके आंसू कब नेहा के आंसुओं में मिल गए मैं नहीं जानती।